नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल पीसीएस क्लासेस पर। मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं हमारी एनसीईआरटी की जो पॉलिटी की सीरीज है उसमें नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि 6 क्लास की एनसीईआरटी है। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड का जो टाइटल है वो है व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक है, यानी सरकार क्या है। तो बेसिकली आज हम समझने वाले हैं कि सरकार क्या है, सरकार कैसे काम करती है और सरकार के क्या क्या अंग हैं जो जनता के लिए, जनता के वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं। तो आओ शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा क्वेश्चन ही है व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी सरकार। सरकार से हमारा संबंध है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है, जो हम हमारे ऊपर अभी कह लो कि शासन कर रही है, वो है क्या और वो क्यों काम करती है, किस हिसाब से काम करती है, उसके फंक्शनिंग मतलब पूरी तरह प्रॉपरली हम समझेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि गवर्नमेंट क्या है। एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट होती है वो एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डिसीजन लेती है, कानून बनाती है, डिसीजन लेती है कि किस हिसाब से लोगों का भला किया जाए, लोगों के हित में किस प्रकार के जो फैसले हैं वो लिए जाएं। और जो निर्णय लेती है, निर्णय लेने का जो काम है वो गवर्नमेंट का है। बेसिकली सबसे पहला जो फंक्शन है, ठीक है, वो होगा लॉज बनाना, यानी कानून बनाना। सिटीजन के लिए, किसी भी देश के सिटीजन के लिए कानून बनाना गवर्नमेंट का काम होता है। नेक्स्ट इज कि हमारा सवाल आता है कि जरूरत क्या है, नीड ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ही क्वेश्चन आता है, नीड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जरूरत क्या है। देखो, मेनली क्या है कि हमारे पास है ना बहुत सारे संसाधन हो, लेकिन उस पे कर कोई एक अथॉरिटी ना हो। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे संसाधन होते हैं जिन्हें रिसोर्सेस कहते हैं। उनके पास, उनके ऊपर अगर कोई अथॉरिटी नहीं होगी, अथॉरिटी नहीं होगी तो उसका कोई भी मिसयूज किया जा सकता है। ठीक है, उसका कोई भी मिसयूज किया जा सकता है। ऐसा कोई मिसयूज ना हो और लोगों की भलाई के लिए इन संसाधनों का, इन रिसोर्सेज का पूरी तरह या पूर्णतः इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए गवर्नमेंट का सबसे पहला काम यही हो जाता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करे और जो जनता की भलाई के रूप में काम करे। ठीक है, नागरिकों के हित में। और नेक्स्ट है कि रूल्स बनाना जो कि सभी पे लागू होंगे, एप्लीकेबल टू एवरीवन। यानी नेक्स्ट हमारा जो मेन मोटो आ जाता है कि वो ऐसे रूल्स बनाए जो सभी के ऊपर लागू। हमारा जो इसमें ही, इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है कि ठीक है, उन्होंने कानून बना दिए, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज कर लिए। अब क्या, अब हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हो जाएगा फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। यानी हम गवर्नमेंट के फंक्शंस को समझ रहे हैं, गवर्नमेंट के, सरकार के जो कार्य हैं उनको समझ रहे हैं। फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, तो आपको हेडिंग वाइज में आप एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ स्टार्टिंग से। टू मेक डिसीजंस एंड गेट दिस डन। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई डिसीजंस लेना, किसी भी प्रकार के डिसीजंस लेना और उनके ऊपर उनको अमल में लाना, ये पहला काम है। जैसे बिल्डिंग बनाना, या बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, स्कूल्स बनाना, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई सुनिश्चित करना कि भाई हाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही, नहीं पहुंच रही एरिया में। ये जो सारी चीजें हैं ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट इन्हीं के ऊपर एक्शन लेती है, इन्हीं सोशल इश्यूज के ऊपर, जो कि जैसे मैंने अभी बताया, रोड बनाना, स्कूल बनाना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मेंटेन करना, और बहुत सारे गरीब लोगों के लिए प्रोग्राम्स चलाना और उनकी हेल्प करना। ये बेसिक प्रोग्राम्स रहते हैं गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो है प्रोटेक्टिंग कंट्री। अब देखो, अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो, कोई एक पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाली कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो, तो क्या होगा, कोई भी देश हमारे देश पे अटैक कर सकता है। तो दूसरा जो गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट काम होता है वो गवर्नमेंट का काम है कि जो देश है उसको बचाए रख। ठीक है, उसकी सॉवरेनिटी को बचाए रख। और इसी लिहाज से जो गवर्नमेंट का जो दूसरा काम है, प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, यानी देश की जो बाउंड्रीज हैं उन्हें बचाना। और आपसी जो देश हैं या पड़ोसी देश हैं या और जो नेशन कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे मेल जोल के भरे संबंध होने चाहिए, तो इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करना, ताकि
पीसफुल लाइफ जी जा सके, पीसफुल रिलेशंस को मेंटेन करना दूसरी कंट्रीज के साथ, ये भी गवर्नमेंट का ही काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इमरजेंसी रोल। इमरजेंसी रोल में क्या गवर्नमेंट करती है, जैसे मान लो डिजास्टर आ गया, सुनामी आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, किसी प्रकार का कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है। ठीक है। उस समय गवर्नमेंट का मेनली काम क्या होता है कि जो लोग हैं जो उससे इफेक्ट हुए हैं, ठीक है, जो लोग उससे इफेक्ट हुए हैं, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, एड प्रोवाइड करना, उनकी सहायता करना। ठीक है। टू प्रोवाइड एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल जो उस नेचुरल डिजास्टर से अफेक्ट हुए। और जो लास्ट फंक्शन जो गवर्नमेंट का बचता है, ये है सेटलिंग डिस्प्यूट्स। सेटलिंग डिस्प्यूट्स का मतलब क्या होगा? देखो, हर घर में अगर इस फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक कहावत आती है कि घर में अगर दो बर्तन होंगे तो वो आपस में भिड़ेंगे जरूर, आपस में टकराएंगे। तो कहने का मतलब कि डिस्प्यूट अराइज होता है। एक फलते फूलते देश में कोई ना कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, किसी न किसी व्यक्ति के साथ होता है, इंडिविजुअली भी हो सकता है, फैमिली के साथ भी हो सकता है, या बड़े और भी मासिव मैसिव स्केल पे भी हो सकता है। लेकिन उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, ये गवर्नमेंट का काम है। बेसिकली यहाँ पे डिस्प्यूट डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कोर्ट का काम आ जाता है। यहाँ पे कोर्ट सॉल्व करती है, लेकिन कोर्ट भी एक गवर्नमेंट का ही एक अंग है। ठीक है। कोर्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किन लेवल्स पे काम करती है? ठीक है, कि गवर्नमेंट किन लेवल्स पे काम करती है? गवर्नमेंट बेसिकली 3 लेवल्स पे काम करती है। ठीक है। गवर्नमेंट बेसिकली आपको 3 लेवल्स पे मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल लेवल पे। ठीक है। फर्स्ट, नंबर वन, नेशनल लेवल पे, जो पूरी इन कंट्री को कवर करते हैं। इसमें जो कानून बनाए जाएंगे, जो लॉज बनाए जाएंगे, वो पूरे देश पे लागू किए जाते हैं। पूरे देश को मेंटेन करने का काम होता है नेशनल लेवल। उसके बाद आता है स्टेट लेवल की बात। स्टेट लेवल पे पूरे स्टेट की बात की जाती है। जैसे मान लो हरियाणा है, असम है, राजस्थान है, ठीक है, बिहार है, यूपी है, ये सारे जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के अंदर अलग अलग गवर्नमेंट होती है। ठीक है। और ये इनका काम है बेसिकली स्टेट को मेंटेन करना, पूरे राज्य को मेंटेन करना। और तीसरा जो है, ये दूसरा हो गया। और तीसरे नंबर पे आती है लोकल लेवल पे, यानी विलेज पे, टाउन पे, लोकेलिटी पे। आपने सुना होगा कि जैसे सरपंच के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। सरपंच के इलेक्शंस होते हैं। उसके अलावा म्युनिसिपल पार्टीज के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। म्युनिसिपल कमेटीज के इलेक्शंस होते हैं। तो ये क्या है? ये लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं और लोकल लेवल पे गवर्नमेंट को चलाते हैं। लॉज एंड द गवर्नमेंट, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है कि लॉज क्या है, गवर्नमेंट के क्या कानून है, और कानून और सरकार का कैसे मेलजोल बनता है। तो गवर्नमेंट के जो बेसिक फंक्शंस हैं, हमें सबसे पहले वही यहीं पे यही समझने हैं। जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं कि कानून बनाएंगे, और उस कानून को उस की कंट्री में जो गवर्नमेंट है, उससे रिलेटेड जो कंट्री है, उसके अंदर जो भी व्यक्ति रहता है। जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया में अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, वो जैसा भी कानून बनाएगी, जो भी कानून बनाएगी, वो देश के सभी नागरिकों पे लागू किया जाएगा। ठीक है। और लोगों को मानना भी होगा। ये गवर्नमेंट का पहला फंक्शन है। ठीक है, कानून के अकॉर्डिंग। दूसरा, उनको एनफोर्स कराना। अब मान लो कोई डिसीजन ले लेता है लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता, यहाँ पे भी इशू आ जाता है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन तो ले लिया लेकिन उसको लागू नहीं किया। तो डिसीजंस को एनफोर्स कराना, ये भी गवर्नमेंट का ही काम है। ठीक है। गवर्नमेंट क्या, बेसिकली एग्जीक्यूटिव जो पार्ट होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो पार्ट है, उसका ये काम होता है कि जितने भी गवर्नमेंट के कानून बनाए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का काम क्या है? लॉ बनाना, ठीक है, उसको एनफोर्स करना। उसके बाद अगर उस कानून में कोई दिक्कत आ जाती है, तो तीसरा रोल जो आता है वो कोर्ट्स का आता है। और कोर्ट्स का आ जाता है, कोर्ट्स के अंदर अगर मान लो किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो कोर्ट में जाता है उन कानूनों के खिलाफ। और अगर वो कानून गलत लगते हैं, या मान लो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी उन्हें निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो, अब एक कानून बनाते हैं कि बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी, ठीक है, या कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनना जरूरी। तो ये जो कानून है गवर्नमेंट ने बना दिया, लेकिन एग्जीक्यूटिव जो कि पुलिस है, वो इसको लागू करवाती। क्योंकि अगर आपने ये कानून नहीं माना, तो आप पर फाइन हो सकता है, आपको जेल हो सकती है, इस तरह की और भी
कई प्रावधान होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट का जो दूसरा काम है कानूनों को लागू कराना। देयर इज अ लॉस दैट सेज ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। यहाँ पे लाइसेंस का एग्जांपल लिया गया, मैंने आपको सीट बेल्ट और हेलमेट का एग्जांपल। ठीक है, अगर कोई पर्सन विदाउट लाइसेंस के मिलता है तो उसे फाइन भरना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है, ये सब कुछ होता है। तीसरा है रेमेडी ऑफ पीपल, रेमेडी फॉर पीपल। बेसिकली रेमेडी फॉर पीपल यानी लोगों के लिए जो कानून बनाया गया है वो सही है नहीं है ये सुनिश्चित करना, और अगर वो गलत है तो उसका सुधार करना। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो स्टेप लेते हैं कि क्या जो पर्टिकुलर लॉ बनाया गया है वो फॉलो करने लायक है भी है नहीं। ठीक है, अगर इफ एग्जांपल के तौर पे इफ अ पर्सन feels that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court claim that the law is not being followed। यानी कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो कि एक स्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि जो कानून है वो केवल इसीलिए फॉलो नहीं किया जा रहा है कि अ, या किसी को नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं दी जा रही है कि वो किसी अलग धर्म से संबंधित है, किसी अलग जाति से संबंधित है, इस प्रकार का कोई इशू हो जाता है। ऐसे केस में उस कानून के खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है, क्योंकि ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन कहलाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बेसिकली अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के दो टाइप्स बेसिकली यहाँ पे 6 क्लास के एनसीईआरटी में डिस्कस किए गए हैं। वैसे तो और भी टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी और मोनार्की की बात की। डेमोक्रेसी और मोनार्की को कंपेयर किया गया है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को चुनते हैं। पीपल गिव द गवर्नमेंट द पावर टू टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। यानी इसको समझाऊं तो सिर्फ इतना सा है कि लोग वोट डालेंगे, गवर्नमेंट को चुनेंगे, और वो गवर्नमेंट के जो लोग, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे लोगों के, वो उनके भी लोगों के बिहाफ पे उनके लिए डिसीजन लेंगे। ठीक है, वहीं पे हम बात करते हैं मोनार्की की, तो यहाँ पे राजा रानी वाला सिस्टम होता है। मोनार्की में जो मोनार्क है, कहो कि राजा है या रानी है, वो डिसीजन लेंगे और गवर्नमेंट को चलाएंगे, और उनका डिसीजन कैसा होता है, फाइनल होता है। जो उन्होंने डिसीजन ले लिया वो फाइनल। ये होता है मोनार्की। अब अगर कोई किंग, जैसे नॉर्थ कोरिया के शासक है किम जोंग, वहां पे मोनार्की है नॉर्थ कोरिया में। तो वहां पे अगर आपको कोई अगर कहे कि किम जोंग के खिलाफ को जाके कहे कि आपने ये कानून गलत बना दिया, कह भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं कह पाएगा, गर्दन ही उड़ा दी जाएगी बेचारे की। ठीक है, तो कहने का मतलब मोनार्की में सिर्फ किंग और क्वीन होते हैं, किंग और क्वीन होते हैं। नेक्स्ट इज जो गवर्नमेंट है हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंस इट्स डिसीजन ऑफ पीपल। अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती है यहाँ पे, दूसरे में डेफिनेशन के बाद आती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। ठीक है, जवाब, एक सेकेंड, एक मिनट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। अब गवर्नमेंट जो अपने डिसीजंस लेती है उसके बिहाफ पे उनको जवाब देने पड़ते हैं। ये होता है अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट को अपने आप को डिफेंड करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष दोनों का एक मेल जोल रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि विपक्ष की गवर्नमेंट जो विपक्ष में जो गवर्नमेंट होगी वो क्वेश्चन कर सकती है। वहीं पे मोनार्की में ऐसा कुछ नहीं होता। ना ही उनको कोई एक्शंस को अपने डिफेंड करने की जरूरत है, ना ही कोई डिसीजंस को वापस लेने की जरूरत होती है, क्योंकि मोनार्की में एक बार जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया। ठीक है, फिर वो राजा की मर्जी होती है या रानी की मर्जी होती है वो वापस लें या ना लें। उम्मीद है आप लोग डेमोक्रेसी और मोनार्की के अंदर मतलब समझ पाए होंगे। और डेमोक्रेसी को लोकतंत्र कहा जाता है भाई। ठीक है, आपको बता देता हूँ, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है,
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो होती क्या है, क्या करती है उसमें बेसिकली। लोकतांत्रिक में फर्स्ट ऑफ ऑल रूल बाय पीपल, जो लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, लोग अपना लीडर चुनते हैं और वो उनके बिहाफ पे मतलब कानून बनाते हैं और उनके बिहाफ पे लागू करवाते हैं। बेसिक आइडिया क्या है, जो पीपल है वो खुद का रूल खुद चलाते हैं, पीपल रूल देमसेल्फ। ये बेसिक आइडिया है लोकतांत्रिक सरकार यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पीछे। पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दिस रूल्स, जो जो रूल्स बन रहे हैं या जो लॉज बन रहे हैं, जो कानून बन रहे हैं, उनमें लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज होती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज का मतलब है पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, यानी लोग डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते, लेकिन वो जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे वो उनके बिहाफ पे काम करेंगे। ठीक है, और ये सब कुछ होता है इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। इलेक्शन होगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा और उसके बिहाफ पे वो एक्शन ले। जो रिप्रेजेंटेटिव है मीट एंड मेक डिसीजंस। ठीक है, ये डिसीजन लेता है। जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो डिसीजन लेगा और एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर वो लागू होता है। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का सिंपल सा मतलब एक ही है, जो भी लोग एडल्ट हैं इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। यानी इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो भी 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति होता है, या कोई लड़का है लड़की है जो भी है, वो वोट डालने का अधिकार रखता है। वो क्या करता है? वोट डालने का अधिकार रखता है। यही होता है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यानी आप वयस्क हो गए हैं, आप एडल्ट हो गए हैं, तो आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए वोटर आईडी कार्ड बनवाना जरूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देर वॉज अ टाइम, एक ऐसा समय था जब गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी वुमेन्स को। ठीक है, जैसे अमेरिका जैसा देश है, यूके कनाडा जैसे देश है, ये वो देश हैं जो बहुत पहले आजाद हो गए इंडिया से बहुत पहले। लगभग जैसे यूएसए की बात करें तो इंडिया से लगभग 150-200 साल पहले आजाद हो चुका है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें यूके की, तो वो कभी गुलाम ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने तो गुलाम बनाया है देशों को। लेकिन वहां पे भी वुमेन्स की स्थिति बहुत खराब थी, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, क्योंकि जो गरीब लोग थे और वुमेन्स थी उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। ठीक है, इंडिया की में इंडिया को आजादी मिलने से पहले, बिफोर द गेटिंग इंडिपेंडेंस इन इंडिया, जो माइनॉरिटी के लोग थे, स्मॉल माइनॉरिटीज के थे, उन्हें भी अलाउ किया गया था। वॉज अलाउड टू, ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू। मतलब थोड़ी बहुत एक माइनॉरिटीज में कह लो कि लोग थे जो वोट डाल सकते थे, बाकी सभी के सभी वोट नहीं डाल सकते थे। लेकिन इंडिया ने आजादी के साथ ही क्या किया? इंडिया ने अपनी आजादी के साथ ही वुमेन्स को भी राइट दिए, गरीब लोगों को भी राइट दिए, और इसके अलावा माइनॉरिटीज को भी राइट दिए कि आप वोट डाल सकते हो। ठीक है, तो आते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के ऊपर। गांधी जी ने अपना एक जो कह लो कि पत्रिका लिखी थी, जर्नल लिखा था, जिसका नाम था यंग इंडिया। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट, इंस्टीट्यूशन जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इंडियन रेलवे है, भारत पेट्रोलियम है, ये पार्ट है गवर्नमेंट के, ये खुद ऐसे पार्ट है जो गवर्नमेंट के पार्ट है। वुमेन्स के राइट के ऊपर बात करें तो वुमेन्स ने बहुत ही लंबा स्ट्रगल किया है अपना, अपने वोट के अधिकार को पाने के लिए। जो इनका जो स्ट्रगल है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू हो गया, और इसीलिए इसे वुमेन्स सफरेज मूवमेंट कहा जाता है। यानी महिलाओं की जो वोट डालने की जो ताकत है, या वोट डालने की जो अधिकार है, उसके लिए उन्होंने जो मेहनत की है उसी को वुमेन सफरेज मूवमेंट बोला गया है। मींस राइट टू वोट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और अमेरिका देख लो कि कितने साल पहले आजाद हुआ था। ठीक है, लगभग 150-200 साल पहले आजाद हुआ है, लेकिन 1920 में जाके वहां की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला है। वहीं पे यूके की अगर बात करें तो उनमें 1928 में मिला है। ठीक है, कहने का मतलब कि ये ऐसे देश जो बहुत विकसित थे, ठीक है, आज की डेट में भी विकसित हैं, डेवलप्ड हैं, लेकिन वोट डालने के जो अधिकार है महिलाओं को यहाँ बहुत बाद में मिले, 1920 1928 ऐसे में जाके मिले। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना हो सके इसको आगे वीडियो को पहुंचाइए ताकि हर एक जरूरतमंद तक ये बात पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल की मदद से आप जो जितने भी जो गरीब तबके के भी जो लोग होंगे, या जो कह लो कि जो महंगी कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन एक अच्छे ऑफिसर रैंक पे नौकरी करना या अच्छे ऑफिसर ऑफिसर बनना, मतलब उनकी एक दिली ख्वाहिश है, उनकी ये ख्वाहिश पूरी की जा सकती है इस चैनल के द्वारा। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।